जय हिंद प्यारे साथियों। विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग यूपीएससी और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए यूपीएससी और पीसीएस परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है प्रीलिम्स की, उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज हम अर्थव्यवस्था की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सामान्य परिचय की बात करेंगे, जिसमें कि हम बेसिक बातों को आज जानेंगे। और आज का हमारा ये पार्ट 1 रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, वास्तव में देखा जाए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसकी शुरुआत, अर्थशास्त्र की शुरुआत कहां से होती है। भाई भारत में आप लोगों ने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन था और उसके शासनकाल में जो कौटिल्य थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी। जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी, इस पुस्तक में देखा जाए तो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों के विचार देखने को हमको मिलते हैं। लेकिन एक हमारे विद्वान और हुए जिनका नाम था अरस्तु, और उनका ग्रंथ था इकोनॉमिका। जो इकोनॉमिका था उसमें अर्थशास्त्र को जो है उन्होंने क्या कहा है, हाउस मैनेजमेंट नाम दिया, उन्होंने गृह प्रबंध नाम दिया। लेकिन वास्तव में अगर अर्थशास्त्र का जन्म देखा जाए तो अर्थशास्त्र का जो जन्म हुआ 1776 ईस्वी में, याद रखिएगा 1776 में, जो हमारे एडम स्मिथ हुए थे, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ महोदय जो थे, इनकी एक पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। जो एडम स्मिथ थे, उनकी एक पुस्तक थी, उनकी एक रचना थी, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका जब प्रकाशन कर दिया उन्होंने, एडम स्मिथ ने, तो इस प्रकाशन के बाद में जो है अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। वास्तव में जो एडम स्मिथ हैं, वो एक प्रतिष्ठित विचारधारा के संस्थापक भी कहे जाते हैं। लेकिन यहां वास्तविक रूप में अर्थशास्त्र की बात की जाए, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो हम कह सकते हैं इस चीज को कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकोनॉमी है, एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्योंकि विकसित देशों के सापेक्ष में देखोगे, जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो काफी पिछड़ी हुई है। और पिछड़ी हुई है, और सबसे बड़ा यही कारण है कि ये अल्प विकसित है और विकास के पथ पर निरंतर, मतलब कि ये कार्यरत है या अग्रसर है। इसलिए हम कह सकते हैं ये विकासशील है अर्थव्यवस्था जो है। यही मैंने बात की आप लोगों से अभी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। इसके भी कुछ कारण हैं, क्योंकि विकसित देशों की तुलना में देखोगे भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। अगर पिछड़ी हुई है, इसके आधार की बात करें कि क्या आधार है, क्यों पिछड़ी हुई है, तो हम कह सकते हैं जो कृषि क्षेत्र है उसका अधिक योगदान है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम है, जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर है, बेरोजगार का श्रम शक्ति का अधिक अनुपात है, निर्धनता का अधिक अनुपात है। तो ये इसके आधार हो सकते हैं। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस बात का तात्पर्य क्या है, हम कह सकते हैं इस चीज को कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकोनॉमी है, जिन सूचकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है, उन सूचकों में निरंतर सुधार भी हो रहा है, उनमें मतलब कि कार्य चल रहा है, इसलिए विकास की ओर अग्रसर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था है। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत में कुल रोजगार का देखोगे लगभग 52%, यानी कि 52% जो कृषि क्षेत्र है उससे प्राप्त होता है। भारत में जो टोटल रोजगार है वो लगभग 52% कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। और देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 70% से भी अधिक देखोगे तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है।
कई उद्योग हैं, उनको कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। और कृषि क्षेत्र का जो विदेशी मुद्रा होती है, वो विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी काफी अहम योगदान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकोनॉमी है, वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। वहीं अगर हम कहें कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। क्यों है? क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखोगे तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार की बात कर लो या राज्य की भूमिका, ये देखोगे तो घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। और भारत के आयोजन में देखोगे स्टार्टिंग से ही दोनों क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया है। क्योंकि शुरुआती योजनाओं में देखोगे सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका थी, लेकिन 1991 में 1961 ईस्वी में या 1961 से जो स्टार्ट हुआ उदारीकरण, उसके प्रभाव से निजी क्षेत्र के योगदान में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की यहां थोड़ी सी बात कर लें। देखिए जो हमारा अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत देखा जाए हम लोग क्या अध्ययन करते हैं। हम लोग अध्ययन ये करते हैं कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि उनमें व्यष्टि से लेकर के समष्टि स्तर तक की जो अधिकाधिक संतुष्टि है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो प्राप्त की जा सके। क्योंकि अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है काफी जो हमारे लिए देखा जाए तो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर जो व्यक्ति होता है वो अपने आर्थिक लाभों को जो है अधिकतम कर सके और समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम और समान कल्याण को सुनिश्चित कर सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति के स्तर पर देखा जाए या हम कहें व्यष्टि स्तर पर देखा जाए तो पूरे अर्थव्यवस्था या राष्ट्र के स्तर, या राष्ट्र का स्तर का मतलब है यहां पर समष्टि से, और व्यक्ति के स्तर से मतलब है यहां व्यष्टि स्तर से। तो इन पर क्या है, संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं और सीमित संसाधनों के साथ देखोगे मनुष्य के द्वारा जो उसकी असीमित जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते बल्कि इनके जो वैकल्पिक प्रयोग हैं वो भी होते हैं। इसलिए संसाधनों को प्रतिबिंबित किया जाना आवश्यक होता है, उन पर रोक लगाना आवश्यक है। भाई जैसे एग्जाम्पल की बात करें, व्यष्टि स्तर पर मानिए एक किसान जो है अपनी भूमि पर गेहूं है, मक्का है, चावल है, दाल है, गन्ना है, इन सबको उत्पन्न करता है, उत्पादन कर सकता है। यानी किसी तरीके से समष्टि स्तर पर एक व्यक्ति जो है या हम कहें एक देश की सरकार जो है देश के संसाधनों का रक्षा सामग्री जो होती है उसके क्रय करने की बात करें, अवसंरचनात्मक ढांचे की बात करें, उसका विकास किया जाए। गरीब लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए लोक कल्याणकारी जो कार्यक्रम होते हैं या सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं उनको चलाए, इन सब में उपयोग कर सकती है। अर्थशास्त्र में देखोगे तो व्यष्टि और समष्टि स्तर, इन पर सीमित संसाधनों के जो विवेकशील प्रतिबंध हैं, जो प्रबंधन है या जो कुशलतम उपयोग हैं, उन सबसे रिलेटेड होता है। क्योंकि भाई अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें देखोगे तो व्यक्ति, समाज, सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि इस प्रकार से अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है जो कि उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग कह सकते हो, मुद्रास्फीति कह सकते हो, राष्ट्रीय आय कह सकते हो या प्रति व्यक्ति आय कह सकते हो, मौद्रिक नीति कह सकते हो, यहां तक कि राजकोषीय नीति, रोजगार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता, इन सब से रिलेटेड जितने भी विषय हैं उन सब का अध्ययन अर्थशास्त्र में करते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र जो होता है, इकोनॉमिक्स, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। यानी कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो कि उद्देश्य और वैकल्पिक उपभोग या उपयोग वाले जो सीमित साधन हैं उनसे रिलेटेड मानव व्यवहार का अध्ययन करवाता है। अगर नॉर्मल वर्ड में कहें तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है
जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जो एडम स्मिथ साहब थे उन्होंने 1776 में 1776 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें अर्थशास्त्र को जो है धन का विज्ञान कहा है। आइए बात करते हैं इधर जो है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की, कि मानव समाज में उत्पादन, उपभोग, वितरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र यह विज्ञान है जो कि स्थिरता और विकास को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने के लिए दुर्लभ साधनों के उचित प्रयोग और आवंटन से संबंध रखता है। जो रॉबन्स महोदय हुए उनके शब्दों में बात की जाए तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य और विकल्पात्मक प्रयोग वाले जो दुर्लभ साधन हैं उनके बीच एक संबंधात्मक रूप से देखा जाए तो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। वहीं रैगनर फ्रिश एक नाम विद्वान हुए थे। ये पहले व्यक्ति थे जिसने 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किया था। माइक्रो यानी कि व्यष्टि, मैक्रो यानी कि समष्टि। ठीक है, आइए बात करते हैं इधर थोड़ी सी सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र की, कि समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। समझने वाली बात है यहां पर समष्टि अर्थशास्त्र की। जब हम लोग यहां बात कर रहे हैं भाई सूक्ष्म, और मैंने बताया अभी आप लोगों को समष्टि क्या होता है। अगर समष्टि को देखा जाए, समष्टि अर्थशास्त्र को जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सॉरी, व्यष्टि को कहते हैं, लेकिन समष्टि की बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसको हम लोग बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखोगे तो अर्थव्यवस्था के बड़े पहलू जो होते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब पूरे अर्थव्यवस्था या पूरे अर्थव्यवस्था के समुच्चय से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय हो गई, राजकोषीय नीति हो गई, मौद्रिक नीति हो गई, या सरकारी बजट हो गया, आर्थिक समृद्धि हो गई, या मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास हो गया, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, ये सब आता है। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र देखा जाए तो सभी इकाइयों का एक समग्र कहा जाए समग्र अध्ययन और विश्लेषण करता है, जिससे क्या होता है कि जो आर्थिक प्रणाली है उसका विश्लेषण और बड़े पैमाने पर जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो आय, रोजगार, समृद्धि रिलेटेड जितनी भी नीतियां हैं उनके व्यापक स्तर से संबंधित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण पूरे अर्थशास्त्र में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है। इसके घटक मैंने बता दिए आप लोगों को कि राजकोषीय नीतियां या मौद्रिक नीतियां हो गई, सरकारी बजट हो गया, मुद्रा की पूर्ति हो गई, या हम कह सकते हैं विनिमय दर हो गई, भुगतान संतुलन हो गया, रोजगार से रिलेटेड सिद्धांत हो गए। तो ये सभी चीजें, तो यहां जैसे कि बताया गया है समष्टि अर्थशास्त्र जो है समूह यानी कि एग्रीगेट्स अथवा समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली औसतों का अध्ययन है। जैसे कि कुल रोजगार, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, कुल निवेश, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल पूर्ति, कुल मांग और सामान्य कीमत स्तर, मजदूरी स्तर, ब्याज दरें, लागत संरचना, ये सब इसमें आती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये सामूहिक अर्थशास्त्र है जो कि विभिन्न समूहों के आपसी संबंध, उनके निर्धारण और उनमें होने वाले उतार चढ़ाव की जांच करता है। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र को देखा जाए तो आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी, आर्थिक उतार चढ़ाव, मुद्रास्फीति या अपस्फीति या अस्थिरता, गतिहीनता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास की समस्याओं से इसका संबंध है। और ये बेरोजगारी के कारण या रोजगार के अलग अलग निर्धारकों का अध्ययन भी करता है।
क्योंकि व्यापार चक्रों के क्षेत्र में देखा जाए तो ये कुल उत्पादन, कुल आय, कुल रोजगार पर पड़ने वाले निवेशों के प्रभाव से अपना संबंध रखता है। क्योंकि मौद्रिक क्षेत्र में ये सामान्य कीमत स्तर पर मुद्रा की कुल मात्रा के प्रभाव का अध्ययन करता है। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसमें भुगतान शेष या विदेशी सहायता की समस्याएं समष्टि आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, उसमें आती हैं। वहीं अगर बात करें कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन कौन से विषयों का अध्ययन किया जाता है, भाई ये भी तो जरूरी है कि कौन कौन से क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखने वाली बात है, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में, किसमें, राष्ट्रीय आय में। दूसरा आप लोग देख रहे हैं यहां पे कि रोजगार के क्षेत्र में, ठीक है, राष्ट्रीय आय में, रोजगार के क्षेत्र में, मुद्रा के क्षेत्र में, सामान्य कीमत स्तर का क्षेत्र, आर्थिक विकास में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। यानी कि ये सब क्या हैं, ये समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं। क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के ये सभी क्या हैं, क्षेत्र हैं। अगर समष्टि अर्थशास्त्र, मैंने बताया था आप लोगों को भी कि इसको बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। कौन सा अर्थशास्त्र, बृहद अर्थशास्त्र भी इसको हम लोग कहते हैं। दूसरी चीज अब यहां पे ये आ जाती है कि भाई राष्ट्रीय आय में हम लोग इसका अध्ययन कैसे करते हैं। भाई ये चीज भी तो जरूरी है कि इसका अध्ययन जो किया जाता है वो किस स्तर पर किया जाता है। तो आइए उन्हीं सभी पहलुओं की हम लोग यहां पे बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय में हम लोग किस तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय में यानी कि इन नेशनल इनकम, तो राष्ट्रीय आय के रूप में अर्थव्यवस्था के समस्त कार्य का मूल्यांकन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। क्योंकि 1930 के बाद की जो विश्वव्यापी मंदी थी, उसके आगमन के साथ देखोगे तो ये जरूरी हो गया कि सामान्य अति उत्पादन और सामान्य रोजगार के जो कारण हैं उनका विश्लेषण किया जाए और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं उनका निर्माण किया गया और राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से आर्थिक क्रिया के स्तर का पूर्वानुमान करने और अर्थव्यवस्था में लोगों के जो भिन्न भिन्न वर्ग हैं उनमें आय के वितरण को समझने में सहायता मिलती है। दूसरा हम कहें भैया कि आर्थिक विकास में कैसे अध्ययन करते हैं हम इसका, समष्टि अर्थशास्त्र का, तो ये समझने वाली बात है। तो याद रखिएगा इस चीज को। राष्ट्रीय आय में एक चीज और याद रखना, जो आर्थिक विचार हैं उनके इतिहास में जो राष्ट्रीय आय की विचारधारा है बहुत ही पुरानी है। क्योंकि राष्ट्रीय आय से मतलब यह है कि किसी वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु सेवाओं के बाजार मूल्य इनके जोड़ से है। क्योंकि प्रोफेसर जो मार्शल थे ना, उन्होंने ये चीज कही थी कि किसी देश का श्रम या पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रत्येक वर्ष देखोगे, पर ईयर देखोगे, तो जो हमारी फिजिकल या जो हमारी भौतिक या अभौतिक जो वस्तुएं हैं या सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं उनका एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। क्योंकि यही देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या फिर आगाम या फिर राष्ट्रीय लाभांश कहलाते हैं। राष्ट्रीय आय की बात करें तो वस्तु और सेवाओं का जो वार्षिक उत्पादन होता है, अगर उसमें हम लोग विदेशी विनियोग से प्राप्त जो शुद्ध आय प्राप्त होती है उसको जोड़ दें और उसी के साथ ही कच्ची सामग्री की जो लागत है उसको माइनस कर दें, हास हम लोगों को यानी कि प्राप्त होगा। यानी कि राष्ट्रीय आय निकालोगे तो मौद्रिक आय और प्लस हम कह सकते हैं विदेशों के विनियोग में से जो आय प्राप्त होती है, दोनों का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगर हम लोग यहां आर्थिक विकास में बात जो कर रहे थे, आर्थिक विकास में क्या होता है, यानी कि इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें हम कह सकते हैं इस चीज को कि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास अर्थात प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और
अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सरकार की जो राजस्व या जो मौद्रिक नीतियां होती हैं उनका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो हम इस तरीके से इस चीज को कह सकते हैं। वहीं हम लोग बात करें कि भाई रोजगार जो होता है, इस रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से अध्ययन किया जाता है। इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार और बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें रोजगार निर्धारण के अलग अलग तत्व जैसे कि प्रभावपूर्ण मांग हो गई, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत, गुणक, इन सब का अध्ययन किया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बात करें, इन इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर में बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में अलग अलग देशों के बीच होने वाले व्यापार का भी अध्ययन किया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, टैरिफ संरक्षण, इन सब की समस्याओं के अध्ययन का समष्टि अर्थशास्त्र में काफी महत्व है, इनका अहम योगदान है। वहीं मौद्रिक समस्याओं में देखें, इन मॉनेटरी प्रॉब्लम्स की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से ही देखा जाए जो मौद्रिक समस्याएं हैं इनका विश्लेषण किया जा सकता है और उन्हें ठीक से समझा जा सकता है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में जल्दी जल्दी होने वाले परिवर्तन मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन या अपस्फीति अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और पूरे अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक, राजकोषीय और सीधे नियंत्रण उपाय जो है उन सब का प्रयोग करके, उनको अपना करके उनकी जो रोकथाम है वो की जा सकती है। किसके अंतर्गत? मौद्रिक समस्याओं के अंतर्गत। वहीं सामान्य कीमत स्तर में बात करें तो जो अपना समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन अर्थात कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि और मुद्रा विस्फीति यानी कि कीमतों में होने वाली सामान्य कमी से रिलेटेड समस्याओं का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। हम बात करें अल्प विकसित या विकासशील देशों की परिभाषा के बारे में थोड़ी सी, तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ के अकॉर्डिंग ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है पर कैपिटा रियल इनकम जो है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप की जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है इनकी तुलना में कम है, वहीं क्या कहलाते हैं? अल्प विकसित देश कहलाते हैं। यानी कि ऐसे देश जिनकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की चौथाई से कम है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो अल्प विकसित देशों के वर्ग में, उनके समूह में, उनके ग्रुप में आ जाते हैं। क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था अल्प विकसित हो लेकिन इनमें विकास प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी हो, यानी कि ये सुधार के मार्ग पर हो। और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय यानी कि GNI जो होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम जो होती है, उसके आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण किया है। तो विकासशील देशों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है या किया गया है। वो कौन कौन से वर्ग हैं देखिए। एक तो निम्न आय वाले देश जिनमें प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय $936 या इससे कम है। दूसरा मध्यम आय वाले देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $936 से $11,455 की अभिसीमा के बीच में है। वहीं उच्च आय वाले जो देश हैं जिनमें प्रति व्यक्ति उत्पाद यानी कि $11,456 या इससे अधिक है। और आर्थिक सहयोग और विकास संस्था यानी कि OECD जो होता है उसके सदस्य देश और कुछ अन्य देश जो हैं उच्च आय वाले देश में शामिल हैं। तो यहाँ याद रखिएगा मध्यम आय वाले देश को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, निम्न माध्यम वाले देश और उच्च माध्यम वाले देश। निम्न माध्यम आय वाले देश जो है निक व्यक्ति आय $936 से लेकर के प्रति व्यक्ति आय $936 से लेकर के $3705 के बीच है। और उच्च माध्यम आय वाले देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $3706 से लेकर के $11,455 के बीच में देखने को मिलती है। अगर वर्ल्ड बैंक के जो विश्व विकास रिपोर्ट 2012 में जो आई थी उसके अनुसार देखा जाए, निम्न आय वाले जो देश हैं जहां विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसका 12.5% 12.5% निवास करता है, वहां उन्हें कुल विश्व राष्ट्रीय आय का केवल कितना प्राप्त होता है? 0.7% उनको प्राप्त होता है। क्योंकि मध्यम आय वाले देश जहां विश्व की कुल जनसंख्या का 71% रहता है उसे विश्व की कुल आय का 27.4% प्राप्त होता है। यानी कि कहें तो निम्न आय वाले और मध्यम आय वाले जो देश हैं
उसमें विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 83.5% रहता है, लेकिन इसे विश्व की कुल आय का लगभग 28.1% ही प्राप्त होता है। और उच्च आय वाले देश में विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसका 16% निवास करता है, और विश्व की कुल आय में से देखोगे तो लगभग 75% हिस्सा इनको प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षणों की, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की हम इधर थोड़ी सी बात करेंगे। तो याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक निम्न आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसमें विकासशील होने के कारण निम्नलिखित हैं। मैंने जो आप लोगों को कारण मैंने पहले जो बताए थे स्टार्टिंग में, उन्हीं को आइए डिटेल में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि निम्न प्रति व्यक्ति आय यानी कि लो पर कैपिटा इनकम। इसमें क्या है कि जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है उसके होने का एक प्रमुख कारण है, क्या है? प्रति व्यक्ति निम्न आय। क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय देखोगे तो $1180 से लेकर के डॉलर जो थी वो 2009 में थी, और कुछ देशों के अलावा भारतवासियों की प्रति व्यक्ति आय विश्व में निम्नतम है, कम है, बहुत लोएस्ट है। वहीं 1960-80 के दौर में देखोगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकोनॉमी है, उसकी वृद्धि दर जो है विकसित अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की अपेक्षा कम थी। वहीं 1990 से लेकर के 2009 के दौरान देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी की जो वृद्धि दर थी वो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज गति से बढ़ी है। फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की प्रति व्यक्ति आय में अंतर बहुत अधिक देखने को मिलता है। यानी कि विनिमय दर के आधार पर अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत की आय का 40 गुना है, जबकि क्रय शक्ति के आधार पर देखोगे तो ये 14.3 गुना अधिक है। ठीक है। अगर वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी के अभाव की बात करें, कैपिटल डिफिशियंसी की बात करें, तो याद रखिएगा पूंजी का जो अभाव है वो दो प्रकार से उत्पन्न होता है। एक तो प्रति व्यक्ति उपलब्ध पूंजी की निम्न मात्रा के आधार पर, दूसरा हम कह सकते हैं पूंजी निर्माण यानी कैपिटल इन्फॉर्मेशन। इसकी प्रचलित जो निम्न दर है वो अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति उपलब्ध पूंजी की कमी का महत्वपूर्ण कारण है। वो क्या है? बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग है। वहीं भारत में बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग बहुत ही कम है, बहुत ही लोएस्ट रेट है। अगर भारत के व्यावसायिक ढांचे का प्राथमिक उत्पादनशील होना ये भी एक कारण है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील होने का कारण इसका प्राथमिक उत्पादनशील होना भी है। वहीं प्राथमिक उत्पादनशील का अभिप्राय है कि यहाँ कार्यकारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि में लगा हुआ है, परंतु राष्ट्रीय आय में देखोगे तो कृषि का योगदान जो है बहुत कम है, बहुत लो है। क्योंकि सन 2008 में देखोगे जो कार्यकारी जनसंख्या थी उसका 58% कृषि में लगा हुआ था, और राष्ट्रीय आय में इसका योगदान जो था वो 17.5% था। ठीक है। आगे बात करें कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या कैसे है, तो बेरोजगारी की समस्या इस तरीके से है क्योंकि बेरोजगारी का जो स्वरूप है अपनी इकोनॉमी में वो संरचनात्मक है, स्ट्रक्चर मतलब लेवल का है। इसका प्रमुख कारण है पूंजी की कमी, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरे श्रम शक्ति के अनुसार उद्योगों का विस्तार करने में असमर्थ है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में उत्पादन में संलग्न जो श्रमिक हैं उनकी संख्या वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक है। यानी किस तरीके से कृषि में श्रम का सीमांत उत्पादन नगण्य है, शून्य कह सकते हो, या हम कह सकते हैं नेगेटिव। क्या कह सकते हैं? नेगेटिव कह सकते हैं। यानी कि कृषि में गुप्त बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वर्तमान में ये विद्यमान है, और शहरी क्षेत्र में खुली बेरोजगारी, ओपन एम्प्लॉयमेंट अधिक मात्रा में विद्यमान है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या से क्या है? पीड़ित है, उससे दुविधा में पड़ा हुआ है। एक कारण यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का दबाव भी है। भाई जनसंख्या का दबाव कैसे है? क्योंकि भाई जन्म दर और मृत्यु दर का ऊंचा होना ये विकासशील देश की प्रमुख समस्या है। जब किसी अर्थव्यवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची होंगी तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उनके कारण मृत्यु दर कम हो जाए तो क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि की दर जो है वो बढ़ जाने की स्थिति उत्पन्न होगी। यानी कि जनसंख्या निकाली जाए तो जन्म स्तर में से हम लोग मृत्यु दर को माइनस कर देंगे तो जनसंख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। भारत में 1941 और 50 के दौरान देखोगे जनसंख्या की वृद्धि जो थी लगभग 131% थी, लेकिन 81 और 2001 की अवधि में देखोगे तो ये बढ़कर के कितनी हो गई? 1.93% हो गई। सॉरी,
ये 1.31% थी और ये बढ़कर के कितनी हो गई, 1.93% हो गई। वहीं 2004-05 में देखोगे भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कम होकर के 1.5% हो गई, परंतु इसके बावजूद भी जनसंख्या काफी विद्यमान है। जनसंख्या की इस तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी होना, क्योंकि भारत में 1911 और 20 के दौर में देखोगे तो मृत्यु दर 48.6 प्रति हजार थी और 2008 के दौरान घटकर के 7.4 प्रति हजार हो गई। ठीक है। अगर हम बात करें परिसामत्यों का दोषपूर्ण वितरण, ठीक है, यानी कि मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, इसमें क्या था, जो भारतीय रिजर्व बैंक थी, जो आरबीआई थी, इसने क्या किया, जुलाई 2000 से लेकर के जून 2001 तक के लिए जो अपने ग्रामीण क्षेत्र थे, जो शहरी परिवार थे, उनकी जो परिसंपत्ति थी, असेस्ट, इनका सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण में परिसंपत्ति यानी कि असेस्ट वितरण में तीव्र असमानता पाई गई देखने को। जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनमें 27% परिवार जिनकी संपत्ति 20,000 रुपए से कम थी, उनके पास जो टोटल परिसंपत्ति था उसका केवल 2.4% था। कितना था? 2.4%। वहीं 24% परिवार ऐसे थे जो कि 20,000 से 50,000 रुपए की अभी सीमा में थे, उनके पास कुल परिसंपत्ति का केवल और केवल 7.5% था। यानी कि 51% परिवारों के पास 27% और 24%, कुल मिलाकर के परिसंपत्ति का केवल 10% यानी कि 2.4% और 7.5% ही था। क्योंकि देखा जाए 2.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख से लेकर के परिसंपत्ति जो है 9.6 परिवार के पास है, लेकिन कुल परिसंपत्ति का 49% इन्हीं के पास था। और शहरी क्षेत्रों में और भी स्थिति खराब है, क्योंकि 50,000 रुपए से कम की परिसंपत्ति जो है 50.7% परिवारों के पास है, जो कि कुल परिसंपत्ति का केवल 5.3% है। वहीं बात करें निम्न स्तर की तकनीक के बारे में, जो निम्न स्तर की तकनीक थी, लो लेवल ऑफ टेक्निक ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक, इसमें क्या था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, इसमें अधिकांश उत्पादन की जो इकाइयां थी, इनमें निम्न स्तरीय तकनीक का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है इकाइयों का निम्न स्तरीय तकनीक का प्रयोग होता है और विकास के अभाव में देश उत्पादन के उन पुराने और प्रचलित तरीकों का उपयोग करते चले आ रहे हैं जिन्हें यूरोप और अमेरिका के उन्नत देश पहले से छोड़ चुके हैं। और जो नई टेक्निक आई है उनकी भारी मात्रा में प्रयोग करने की दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहला, इनके जो क्रय हैं उनके लिए पूंजी की उपलब्धि। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में श्रमिक और प्रशिक्षण। पूंजी के अभाव में पुरानी तकनीकी को छोड़ करके जो नई तकनीक है उनको अपनाने में बाधा हो रही है। वहीं शिक्षा का जो न्यूनतम स्तर है वो प्राप्त नहीं करने के कारण कुशल श्रमिकों का अभाव है। अगर हम बात करें कि भैया जो औसत भारतीय हैं उनका नीचा जीवन स्तर किस तरीके से हो रहा है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैंने बताया था आप लोगों को जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। क्योंकि कृषि प्रधान देश है, फिर भी भारत में अधिकतर जनता को संतुलित भोजन प्राप्त नहीं है, क्योंकि उन्नत देशों की तुलना में वहां की अधिकांश जनता प्रोटीन का उपयोग कम करती है और विकसित देशों में खाद्य का औसत उपभोग जो है 3400 कैलोरी से अधिक है। वहीं भारत में यह मात्र 2415 कैलोरी है और जीवन को कायम रखने के लिए 2100 कैलोरी के न्यूनतम स्तर से थोड़ा अधिक है। और ये जनता के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण कारक भी साबित होता है। वहीं बात करें कि भैया भारतीय अर्थव्यवस्था में जनांकीय लक्षण क्या है, यानी कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो लक्षण है वो विद्यमान है, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में देखोगे तो जनांक की जो गुण है उनकी प्रधानता, जैसे कि जनसंख्या का अधिक घनत्व, 0 से लेकर के 15 आयु वर्ग के जो वर्ग है उसमें जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात और 15 से 60 वर्ष के बीच जनसंख्या का अनुपात शामिल है। क्योंकि जीवन की जो औसत प्रत्याशा है, एवरेज एक्सपेक्टेंसी जो ऑफ लाइफ जो है उसका निम्न होना, और जो शिशु मृत्यु दर है यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो है वो अधिक है। तो अल्प विकास का एक विशिष्ट लक्षण ये भी हम कह सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था पर। वहीं आर्थिक समृद्धि की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है?
इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग कह सकते हैं जब कोई अल्प विकसित अर्थव्यवस्था अत्यंत नीचे जीवन स्तर में फंसी हुई हो और अल्पावधि में ही ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करे, यानी कि आर्थिक समृद्धि उसको हम लोग कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ उसको कहेंगे। क्योंकि विकसित देशों के लिए आर्थिक समृद्धि है कि विद्यमान समृद्धि दरों को बनाए रखना, और ऐतिहासिक रूप से आर्थिक समृद्धि के साथ बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, वाणिज्यिकीकरण दोनों ही प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से देखोगे तो आर्थिक समृद्धि जो है निम्नलिखित रूपों पर निर्भर करती है। कौन कौन से? एक तो जीडीपी में वृद्धि, जीएनपी में वृद्धि, और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, वहीं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, और प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, और प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। क्योंकि जो वृद्धि है वो लगातार एक लंबे समय तक, एक लॉन्ग टाइम तक देखोगे होनी चाहिए, और कम समय के लिए ये वृद्धि आर्थिक समृद्धि नहीं कहलाएगी, यानी कि लॉन्ग ग्रोथ नहीं कहलाएगी। क्योंकि अधिकांश जो अर्थशास्त्री हुए वो आर्थिक समृद्धि को मापने के लिए प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि को मापते हैं। और आर्थिक विकास की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो जो आर्थिक विकास है इसमें गुणात्मक जो पहलू हैं उन पर विचार किया जाता है, और इसके अंतर्गत गरीबी, भुखमरी या बीमारी, अशिक्षा कह सकते हो, बेरोजगारी कह सकते हो, असमानता, ये समस्याएं हैं सभी, और इन सब पर विचार किया जाता है, उन पर उन्मूलन विचार किया जाता है आर्थिक विकास में। क्योंकि आर्थिक विकास के संबंध में दो धारणाएं देखने को मिलती हैं, परंपरागत विचारधारा और आधुनिक विचारधारा। परंपरागत विचारधारा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर्थिक विकास एक ऐसी स्थिति है जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो है 5 से 7% जो है प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता रहे, और जो हमारा प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, जो रोजगार संरचना है, इसमें इस प्रकार परिवर्तन हो कि उसमें कृषि का हिस्सा कम और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाए। क्योंकि इस विचारधारा में कृषि के स्थान पर औद्योगिकरण में वृद्धि जो होती है उसको शामिल किया जाता है, लेकिन जो गरीबी निवारण है, जो आर्थिक असमानता है उसमें कमी, और रोजगार, इनके अवसरों में वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि इस विचारधारा के अकॉर्डिंग देखोगे जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से सभी उद्देश्य को धीरे धीरे प्राप्त कर लिया जाएगा, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें वृद्धि के लाभ रिश्त कर यानी कि अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, और इसे समृद्धि का रिसाव प्रभाव यानी कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहा जाता है। अगर नई विचारधारा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो गरीबी, जो असमानता, जो बेरोजगारी, इसका जो निवारण रखा गया है, और जो पुनर्वितरण की बात की गई है उसके साथ समृद्धि यानी कि रेडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ का नारा दिया गया था। वहीं आर्थिक विकास के कारक की बात करें, फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो आर्थिक विकास के जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आर्थिक कारण यानी कि नेचुरल रिसोर्स, और इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक विकास, आर्थिक जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से कारक हो सकते हैं भाई? पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो पूंजी से आशय मनुष्य के द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से है जिनका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है। पूंजी से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के स्तर, उत्पादन संरचना, तकनीकी प्रगति, उत्पादन क्षमता, ये सब का निर्धारण किया जाता है। और पूंजी निर्माण उस समय होता है जब बचत को विनियोग में बदल दिया जाता है, यानी कि बचत और विनियोग के मध्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। क्योंकि जो अल्प विकसित और जो विकासशील देश हैं इनमें आय का जो अल्प स्तर है, अत्यधिक उपभोग, विदेशी वस्तुओं की विकास की कमी, ऐसे कारण हैं जो कि पूंजी निर्माण की दर में कमी लाते हैं। वहीं पूंजी निर्माण जो है वो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखोगे व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हम सकल घरेलू उत्पाद निर्माण की दर निकालें तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण बटे जीडीपी इंटू 100 करके हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर को, रेट को निकाल सकते हैं। अगर पूंजी उत्पाद अनुपात को कैसे निकालते हैं, तो किसी वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन करने के लिए आवश्यक है कि पूंजी की मात्रा पूंजी उत्पाद अनुपात कहलाती है। और इस प्रकार पूंजी उत्पाद अनुपात जो है पूंजी की कुल मात्रा और उस वर्ष के उत्पादन की मात्रा का एक अनुपात होता है।
यानी कि यदि किसी वस्तु को 1 इकाई का उत्पादन करने के लिए देखा जाए तो पूंजी की 5 इकाई की आवश्यकता पड़ती है। तो पूंजी अनुपात उत्पाद अनुपात क्या होगा, 5:1 होगा। तो पूंजी उत्पाद अनुपात जब निकालेंगे, COR जब निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा उसका फॉर्मूला होता है कुल पूंजी अपॉन कुल उत्पादन, यानी कि C/O। ठीक है। अगर पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी जो होती है, जो कमी है, वो ये प्रदर्शित करती है कि वस्तु की जो इकाई है, 1 इकाई, इसके उत्पादन पर लगने वाले पूंजी या विनियोग की जो मात्रा है वो कम होगी। यानी कि इस प्रकार से पूंजी उत्पाद जो है, जो अनुपात, जो रेशियो है, उसका कम होगा। और कम जब होगा तो उसका एक अच्छा संकेत मिलता है कि पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी तकनीकी प्रदर्शन, वित्तीय कुशलता, प्रबंध की क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता या ऊर्जा की उपलब्धता या कुशल मानवीय शक्ति, इन सब की विद्यमानता पर निर्भर करती है। क्योंकि उत्पाद पूंजी अनुपात की जब बात की जा रही है तो प्रति व्यक्ति या प्रति इकाई पूंजी पर प्राप्त होने वाले उत्पादन की मात्रा जो होती है वो उत्पादन पूंजी अनुपात कहलाती है। और उत्पाद पूंजी अनुपात OCR जब निकालेंगे तो कुल उत्पादन बटे कुल पूंजी का फॉर्मूला लगा के हम उत्पाद पूंजी अनुपात को निकाल सकते हैं। क्योंकि उत्पाद पूंजी अनुपात का बढ़ना एक अच्छा संकेत है। इससे पता चलता है कि प्रति व्यक्ति पूंजी पर कितना उत्पादन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और कृषि का विक्रय अवशेष, यानी कि मार्केटेबल सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर, विदेशी व्यापार की शर्तें, आर्थिक प्रणाली, ये सब इसमें सम्मिलित होती हैं। अगर हम अनार्थिक कारक की बात करें, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, तो अनार्थिक कारक निम्नलिखित हैं, जैसे कि मानव संसाधन, राजनीतिक स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन, तकनीकी ज्ञान और सामान्य शिक्षा, भ्रष्टाचार से मुक्ति, विकास के लिए आकांक्षा, ये सब हमारे अनार्थिक कारक हो सकते हैं। आर्थिक प्रणाली की बात करें कि आर्थिक प्रणाली क्या है, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, तो आर्थिक प्रणाली व्यक्तिगत व्यवसायियों, व्यक्तिगत अथवा संगठित श्रमिक, व्यक्तिगत उपभोक्ता, उनका एक लचीला समूह है जिसमें न्यूनतम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने ही हितों की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता रहता है। और भारत ने एक ढीली और दुर्बल प्रकार की आयोजन व्यवस्था को अपना रखा है। और आर्थिक प्रणाली चाहे तो किसी प्रकार की हो, परंतु मूलभूत कार्यों को निश्चित ही संपन्न करती है। आर्थिक प्रणाली के कार्य क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। किसी देश की आर्थिक प्रणाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करती है। कौन कौन सा? कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए अथवा उत्पादन की तकनीक क्या होनी चाहिए, और उत्पादित माल का वितरण कैसे हो, और वर्तमान और भविष्य के बीच चयन कैसे किया जाए। इन सब के कार्य जो हैं आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत संपन्न किए जाते हैं। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की बात करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, तो इसमें क्या होता है? पूंजीवादी प्रणाली में सभी आर्थिक निर्णय एक साथ किए जाते हैं। इसमें सभी तत्व एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इस प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं को चक्राकार प्रवाह, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, पूंजीवादी प्रणाली में 2 मूलभूत आर्थिक एजेंसियां कार्यशील होती हैं। कौन कौन सी? एक तो परिवार यानी कि हाउस होल्ड, और व्यवसाय यानी कि बिजनेस। प्रत्येक एजेंसी के 2 स्पष्ट कार्य होते हैं। एक तो परिवार पहले साधन पूर्तिकर्ता यानी कि रिसोर्स सप्लायर होते हैं, अर्थात वे व्यवसाय यानी कि बिजनेस को विभिन्न प्रकार के साधन या उत्पादक सेवाएं जो होती हैं, प्रोडक्टिव जो सर्विस होती हैं, वो प्रदान करें या सप्लाई करते हैं। क्योंकि व्यवसाय उत्पादन के जो संगठनकर्ता होते हैं वो इसलिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने हेतु परिवारों की उत्पादक सेवाओं को करते हैं, क्योंकि इन सेवाओं के बदले परिवारों को व्यवसायों से मौद्रिक आय प्राप्त होती है। और ये आय जो है 3 प्रकार की होती है: मजदूरिया, या हम पारिश्रमिक बोल सकते हैं, ब्याज और लाभ। इसके अलावा परिवार उपभोक्ता अथवा व्यय जो इकाई होती है, स्पेंडिंग जो यूनिट्स होती हैं, वो भी इसमें होती हैं। और ये अपनी आय को उन उन सेवाओं पर व्यय करते हैं जिनका उत्पादन व्यवसायों के द्वारा किया जाता है। यानी कि इस प्रकार देखा जाए तो परिवारों की आय का एक बड़ा भाग पुनः व्यवसायों की ओर प्रवाहित होता है, और व्यवसाय जो होते हैं वो इस प्रकार से परिवारों की आय का एक बड़ा भाग पुनः व्यवसायों की ओर प्रवाहित होता है। व्यवसाय का इस आय का प्रयोग पुनः परिवारों की उनकी सेवाओं के बदले मजदूरी यानी कि पारिश्रमिक, ब्याज और लाभ चुकाने में करते हैं। क्योंकि इस प्रकार देखा जाए तो ये चक्राकार प्रवाह निरंतर अग्रसर रहता है, निरंतर जारी रहता है। पूंजीवादी प्रणाली में प्रत्येक घटना 2-2 सेटों में होती है। मैंने बताया था
प्रत्येक एजेंसी के दो दो पृथक कार्य हैं, हाउस परिवार जो बोलते हैं हाउस होल्ड्स, व्यवसाय बिजनेस। इसमें क्या होता है, साधन पूर्तिकर्ता रिसोर्स सप्लायर्स, और साधन साधन पूर्तिकर्ता रिसोर्स सप्लायर होते हैं, उपभोक्ता कंज्यूमर होते हैं परिवार यानी कि हाउस होल्ड में। व्यवसाय में कौन होता है, उत्पादन संगठन करता है यानी कि प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजर्स, और विक्रेता यानी कि सेलर्स। तो ये होते हैं हमारे पूंजीवादी आर्थिक की जो प्रणाली है, उसमें दो मैंने बताया कि दो अलग अलग एजेंसियां होती हैं इस तरीके से। तो ये था आप लोगों का आज का पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें थी। और इसके बाद भी हम लोग अलग जो कल पार्ट 2 में जो बात करेंगे, हम उस चीज़ को लेकर के बात करेंगे कि जो अपना ब्रिटिश साम्राज्य था, या हम बात करें जो ब्रिटिश शासन था, उसमें उसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, आर्थिक आयोजन भारत में कैसा है, क्या विशेषताएं हैं, उन सब की हम लोग बात करेंगे किसमें, अगले लेक्चर में। ठीक है ना। और भी देखने को तो काफ़ी और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस अध्याय में, लेकिन उन सब की हम जो बात करेंगे वो तभी जा करके करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम और भी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आप लोगों का आज का छोटा सा अध्याय, और कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।